Hello students, welcome to Usual Science Academy, our physics class. This is the second lecture of electric charges and fields. और शुरू करते हैं कूलम्स लॉ से. ओके, तो कूलम्स लॉ का कोई स्टेटमेंट नहीं है वैसे, बट चलो समझते हैं. यहाँ पे सपोज एक चार्ज दिया है हमें, पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू, और एक दूसरा चार्ज है वो भी प्लस क्यू. चलो ये Q1 और ये इसको बोलेंगे Q2. ओके, दो चार्जेस है अपने पास, प्लस Q1 प्लस Q2. तो इनके बीच का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस एक्चुअली सेंटर से लेना होता है. ओके, डिस्टेंस सेंटर से होता है, सेंटर ऑफ चार्ज. तो इनके बीच का डिस्टेंस है, मानते हैं चलो इसको R. ओके, तो कूलम्स लॉ क्या कहता है कि force between these two charges is directly proportional to product of charges and inversely proportional to square of distance between them. ओके, तो फोर्स कहाँ पे है, यहाँ पे फोर्स कहाँ पे है. तो क्या करेगा, देखिए सेम चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं एक दूसरे को. सेम चार्जेस रिपेल करते हैं, मतलब कोई तो फोर्स से रिपेल करेंगे. ये इसको, ये पॉजिटिव चार्ज है Q2, तो Q1 इसको रिपेल करेगा. किधर रिपेल करेगा, ये डायरेक्शन में रिपेल करेगा. मतलब फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, ये डायरेक्शन में फोर्स होगा. फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ये 2 पे Q2 पे Q1 ने फोर्स लगाया, Q2 पे Q1 ने फोर्स लगाया. किस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में, इसलिए फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1. ओके, सो एंड Q1 पे भी फोर्स लगेगा, Q1 भी रिपेल होगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है दोनों. तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 Q1 पे फोर्स किधर लगाएगा, ये डायरेक्शन में. रिपेल होगा तो किस डायरेक्शन में भागेगा, इस डायरेक्शन में भागेगा Q1. तो इसलिए Q2 क्या करेगा, Q1 पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा, अपोजिट डायरेक्शन में. और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा. कभी भी दो चार्जेस एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है. डायरेक्शन अपोजिट होगा बट मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा. ठीक है. सो F12 इज अ फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 एंड F21 इज फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1. तो अभी हमें क्या बोलता है, कूलम्स लॉ क्या बोलता है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस Q1 and Q2. Force is directly proportional to product of charges and force is inversely proportional to square of distance between them. Distance दोनों का क्या है, R. इसको सेपरेशन भी बोलते हैं. दोनों चार्जेस के बीच का सेंटर से अगर डिस्टेंस लिया है, सेंटर ऑफ दिस चार्ज टू सेंटर ऑफ दिस चार्ज, ये डिस्टेंस जो है R लिया है हमने. सो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. ओके, और अगर इनको हम साथ में जोड़ के लिखे तो क्या लिख सकते हैं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर. ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर. ओके, तो अब इसको इज इक्वल करने के लिए कोई कांस्टेंट लेंगे हम, कांस्टेंट के लेंगे तो लॉ कैसा लिखा जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू K Q1 Q2 by R square. And this is the Coulomb's law. Force is directly proportional to product of charges and inversely proportional to square of distance between them. And K हमने यहाँ पे लेके एक कांस्टेंट लिया K हमने, और फोर्स इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. तो K क्या है, K is a कांस्टेंट. और K का वैल्यू क्या बोलते हैं अपन, K का वैल्यू है, K का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ओके, और इसमें एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ मीडियम. यानी कि K कांस्टेंट जो है वो किस पे डिपेंड है, मीडियम पे डिपेंड होगा.
के डिपेंड्स अपॉन मीडियम, मतलब चार्जेस किस मीडियम में रखे हैं, वो स्पेस में रखे, पानी में रखे, हवा में रखे, किसी आयरन में रखे, स्टील में रखे, कहाँ पे, तो के जो है वो मटेरियल पे डिपेंड होगा, यानी मीडियम पे डिपेंड होगा। के इज डिपेंड्स अपॉन मीडियम, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट की का वैल्यू 1/4 एप्सिलॉन नॉट है, और एप्सिलॉन नॉट इज अ परमिटिविटी ऑफ मीडियम। परमिटिविटी क्या है हम धीरे धीरे सीखेंगे एक दो लेक्चर में, पहले आप इतना ही समझ लीजिए बस आज के लिए, ठीक है। परमिटिविटी ऑफ मीडियम क्या है, या फिर एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलेंगे, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस भी बोल सकते हैं डायरेक्ट। एप्सिलॉन नॉट दिया, सिर्फ एप्सिलॉन अगर दिया रहता तो बोल देते परमिटिविटी ऑफ मीडियम, अगर एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके, तो ये समझेंगे एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी क्या है, ये नेक्स्ट एक दो लेक्चर में आएगा। सो ये समझ में आया। कूलम्स लॉ, दिस इज द कूलम्स लॉ, फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, एंड के की वैल्यू 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और के की वैल्यू ये भी होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। की वैल्यू क्या है, 9.10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये अगर याद रखने की जरूरत नहीं है, ये एग्जांपल में आपने जो प्रॉब्लम्स वगैरह दिए रहेंगे तो उसमें वैल्यू दिया रहता है मोस्टली। ओके, सो दिस इज द कूलम्स लॉ। सेम चार्जेस, अगर अपोजिट चार्जेस होते तो वो अट्रैक्ट करते एक दूसरे को, सेम इस पे चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए रिपेल कर रहे, तो लॉ तो सेम ही होगा। और क्या होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 और फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होता है। तो इसको कैसे लिखेंगे, अभी डायरेक्शन अपोजिट है दोनों का, वेक्टर फॉर्म में अगर लिखा जाए, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ये डायरेक्शन, चलो ये डायरेक्शन को निगेटिव लेते हैं, निगेटिव एक्स एक्सिस इज इक्वल टू फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो इसको पॉजिटिव लिया हमने। ये हमारे अजम्पशन है, कोई भी नेगेटिव कोई डायरेक्शन पॉजिटिव ले सकते हैं अपन। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 माइनस में लिया, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, और इसको ये वेक्टर फॉर्म में, और मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा। देखिए ये जो दो फोर्सेस है ना, दो चार्जेस है, दो चार्जेस पे जो फोर्सेस लगेंगे, या अट्रैक्टिव फोर्स या फिर रिपल्सिव फोर्स, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा जो फोर्स एक दूसरे पे लगेंगे। ग्रेविटेशन में हमने पढ़ा है, मासेस पे जो फोर्स लगते हैं ग्रेविटेशन फोर्स, वो भी सेम होती है, ठीक है। तो ये इस पे जितना फोर्स लगाएगा, Q1 Q2 पे जितना फोर्स लगाएगा उतना ही फोर्स Q2 Q1 पे लगाएगा, जितना फोर्स Q1 Q2 पे लगाएगा उतना ही फोर्स Q2 Q1 पे लगाएगा। ओके, तो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होता है। गॉट इट, चलो मिटाए। ओके, सो दिस इज द कूलम्स लॉ। और अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए, वेक्टर फॉर्म में कूलम्स लॉ को कभी कभी आता है बोर्ड्स में वगैरह, वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, देखो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, या अभी हमने देखा। और इसको क्या बोलेंगे, चलो ये पोजीशन बोलेंगे हम, चलो R1 बोलेंगे Q1 का, और ये पोजीशन बोलेंगे R2, एक अज्यूम कर लेंगे, अपन अज्यूम कर रहे, ठीक है। तो मतलब फोर्स किस डायरेक्शन में, Q1 पे फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, Q1 पे फोर्स ये डायरेक्शन में लग रहा है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 ये डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट ये डायरेक्शन में हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट ये डायरेक्शन में हो रहा है, मतलब ये डायरेक्शन हम पॉजिटिव लेंगे, ये डायरेक्शन पॉजिटिव लेंगे। सो ये डिस्टेंस जो है दोनों के बीच का क्या होता है, चेंज इन अ पोजीशन। अगर डिस्प्लेसमेंट कंसीडर कर रहे हैं तो ये इतना डिस्टेंस क्या होगा, चेंज इन अ पोजीशन होगा, ठीक है। तो इसको अपन लेंगे R1, चेंज इन पोजीशन मतलब ये फाइनल पोजीशन, ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन, ये इनिशियल पोजीशन, किस फोर्स के लिए, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 F12 के लिए, R1 माइनस R2 ये मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये हो गया इसका डिस्टेंस दोनों के बीच का। और फोर्स कौन सी, F12 पे ये डायरेक्शन में, तो वेक्टर फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे, R1 माइनस R2 वेक्टर,
ये हो गया वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, तो अभी हमें कूलम्ब्स लॉ वेक्टर फॉर्म में लिखना है। कूलम्ब्स लॉ हमें पता है, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वेयर है। ओके, वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो वेक्टर फॉर्म में क्या करेंगे, इसको एक वेक्टर देंगे और कौन सा ले रहे, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। और देखिए यहाँ पे r की जगह पे क्या लेंगे हम, ये क्या है, डिस्टेंस अभी दोनों के बीच का, r1 माइनस r2, r1। और अगर सोचिए ये हमने फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 लिया इसलिए r1 माइनस r2 है। अगर फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 लेते, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 लेते तो ये r2 माइनस r1 हो जाता, क्योंकि ये डायरेक्शन में हो जाता, ये फाइनल पोजीशन होता, ये इनिशियल पोजीशन होता, तो उसको क्या लेते थे अपन, r2 माइनस r1। अभी ये डायरेक्शन में है, ये फाइनल पोजीशन है, ये इनिशियल पोजीशन है, डिस्प्लेसमेंट या डायरेक्शन में हो रहा है, ऐसा कंसीडर कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो r2 माइनस r1 ये मैग्नीट्यूड, मतलब ये मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ये हमने लिया, और उसका यूनिट वेक्टर लगाते इसको यहाँ पे, r1 माइनस r2, ये पता है ना आपको यूनिट वेक्टर, इसको यहाँ पे एक यूनिट, ये वेक्टोरियल फॉर्म में हम लिख रहे हैं कूलम्ब्स लॉ को, यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर लगाते हैं। यूनिट वेक्टर पता है ना आपको, जो सिर्फ डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। यूनिट वेक्टर जो होता है उसको मैग्नीट्यूड नहीं होता, डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। जैसे हमने देखा था कि आई कैप, जे कैप, के कैप, ये यूनिट वेक्टर से, ये सिर्फ डायरेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सी डायरेक्शन, ये वाली डायरेक्शन में फोर्स है, ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्स की। ओके, तो इसको क्या कर सकते हैं, अभी देखो हमें पता है कि वेक्टर आर को कैसे लिखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ आर इंटू डायरेक्शन ऑफ आर, यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ आर इंटू डायरेक्शन। वेक्टर क्या होता है, जिसको मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। वेक्टर में आपने पढ़ा रहेगा 11th में, अगर पढ़ा भी नहीं है, याद नहीं है तो थोड़ा रिवाइज कीजिए। वेक्टर को कैसे लिखते हैं, वेक्टर आर को मैग्नीट्यूड ऑफ आर इंटू यूनिट वेक्टर यानी डायरेक्शन ऑफ आर, ये डायरेक्शन ऑफ आर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ आर। सो इसको हम आर कैप को ऐसा भी लिख सकते हैं ना, वेक्टर आर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर, इसको इधर नीचे लेके आए, आर कैप को वेक्टर आर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर। वैसे ही यहाँ पे देखो, इसको भी लिख सकते हैं हम ऐसा, इसको भी लिख सकते हैं कि Q1 Q2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R1 माइनस R2, और ये आर कैप कंसिडर कीजिए, इसको आर कैप को क्या लिख सकते हैं, वेक्टर आर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर। सो इसको वेक्टर आर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर, R1 सॉरी ये आर स्क्वायर है ना, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये स्क्वायर रहेगा, ओके सॉरी। सो ये देखिए R1 माइनस R2 वेक्टर, R1 माइनस R2 वेक्टर आर का, और मैग्नीट्यूड नीचे R1 माइनस R2 इसका मैग्नीट्यूड। तो देखिए ये स्क्वायर है मैग्नीट्यूड का, और यहाँ पे एक मैग्नीट्यूड है, इसको क्यूब कर सकते हैं कि Q1 Q2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R1 माइनस R2 का क्यूब, और यहाँ पे एक R1 माइनस R2 का वेक्टर। सो दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ Coulomb's law. This is the vector form of Coulomb's law for force 1 and 1 for force on 1 due to 2. This is the वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ फॉर फोर्स 1 ऑन 2। देखिए अभी फोर्स, सपोज फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 क्या कैसे लिख सकते हैं, सिर्फ हमें क्या चेंज करना है, ये R2 को R1 इधर लाना है, क्योंकि ये डायरेक्शन में है, R2 माइनस R1 करना है, ये डायरेक्शन में था, ये फाइनल पोजीशन था, इसलिए R1 माइनस R2 लिया। अभी अगर फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 करेंगे तो फोर्स वो डायरेक्शन में, तो फाइनल पोजीशन ये लेना पड़ेगा, डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। तो इसको ही कैसा लिख सकते हैं अपन, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 मैग्नीट्यूड का क्यूब, R1 सॉरी
2 माइनस R1, ये वेक्टर फॉर्म में। अगर फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 अगर कहा जाए तो ये ऐसा लिख सकते हैं इसको। ओके, ये देखिए ये अल्टीमेटली ये स्क्वायर ही रहेगा। इक्वेशन में जो है ना कूलम्स लॉ का है ना, नीचे स्क्वायर ही होता है कूलम्स लॉ का, कि Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, अल्टीमेटली स्क्वायर ही होता है। ये देखिए ऊपर एक आ गया ना तो ये कैंसिल हो जाएगा, इनमें से एक R1 माइनस R2, R1 माइनस R2, ये नीचे क्यूब है, ऊपर एक है, कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली वो स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है, सो वी कैन राइट कूलम्स लॉ इन अ वेक्टर फॉर्म लाइक दिस। ओके, नोट कर लीजिए। चलो मिटाएं। ओके, चलो कूलम्स लॉ क्या है, फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और हमें पता है ग्रेविटेशनल लॉ, ग्रेविटेशन फोर्स, ओके, ग्रेविटेशन फोर्स क्या है, G(m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये लेने पढ़ा हमने ग्रेविटेशन में। ग्रेविटेशन फोर्स क्या है, G(m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। सो थोड़ा एनोलॉजी देखते हैं दोनों का, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स। ओके, तो सिमिलैरिटीज क्या है इन दोनों के बीच में, सिमिलैरिटीज देखिए, सिमिलैरिटीज क्या है देख सकते हैं आप, देख सकते हैं सिमिलैरिटीज। ओके, सो दोनों यूनिवर्स की ओर लॉ फॉलो कर रहे हैं, दोनों के जो है डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर है। सो both the forces are inversely proportional to separation between them. Both the forces are inversely proportional to square of distance between them. Okay, so both forces follow inverse square law. Okay, ये एक सिमिलरिटी हो गई। और क्या सिमिलरिटीज है, और क्या सिमिलरिटीज है, फोर्स एक्ट्स अलोंग लाइन ज्वाइनिंग सेंटर, फोर्स एक्ट्स अलोंग लाइन ज्वाइनिंग सेंटर, सेंटर्स। ओके, फोर्स एक्ट्स अलोंग लाइन ज्वाइनिंग सेंटर्स। ओके, देखिए यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पे एक चार्ज है, सपोज दोनों पॉजिटिव है, तो फोर्स जो है ये जो सेंटर ज्वाइनिंग लाइन है ना, ये सेंटर, ये लाइन के अलोंग ही फोर्स एक्ट करता है। फोर्स एक्ट्स अलोंग लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ टू चार्जेस। ओके, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में फोर्स एक्ट्स अलोंग लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ टू चार्जेस। और सेम ग्रेविटेशनल फोर्स में भी वैसा है, मासेस होते हैं, ये एक मास, तो इनका भी जो फोर्स है ना, इनका भी फोर्स जो है ना ग्रेविटेशनल फोर्स, वो फोर्स एक्ट्स अलोंग लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ टू मासेस। तो दोनों का सेम है, फोर्स एक्ट्स अलोंग लाइन ज्वाइनिंग सेंटर्स जो है, सेंटर्स की जो लाइन ज्वाइन कर रही है, दोनों की सेंटर को जो लाइन ज्वाइन कर रहे हैं, फोर्स एक्ट्स अलोंग दिस लाइन ओनली, फोर्स एक्ट्स अलोंग लाइन ज्वाइनिंग सेंटर्स। ओके, ये हो गई सिमिलैरिटीज। अब डिफरेंसेस क्या है, डिफरेंसेस क्या है। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अट्रैक्टिव as well as repulsive.
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर पॉजिटिव चार्ज से रिपल्स करेगा, अपोजिट चार्ज से अपोजिट चार्ज से अट्रैक्ट करेगा, सेम चार्ज से रिपेल करेगा। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट, सेम चार्जेस रिपेल। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव। एंड ओके, इसके बारे में ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में। और ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्टिव ओनली। ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स होता है, पता है ना, पढ़ा रहेगा आपने। ग्रेविटेशनल फोर्स दो मासेस के भी रिपेल करते नहीं ग्रेविटेशनल फोर्स में। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। ये एक हो गया। और क्या डिफरेंस है? ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्टिव ओनली। और क्या डिफरेंस हो सकता है? ओके electrostatic force depends upon medium। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम पे डिपेंड कर रहा है। इसमें के आता है ना, ये देखिए के किस पे डिपेंड है? मीडियम पे। के मीडियम पे डिपेंड है, इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड्स अपॉन मीडियम। एंड gravitational force is independent of medium। ये पढ़ा है हमने ग्रेविटेशन में। ग्रेविटेशन फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। स्पेस में वगैरह हर जगह पे सेम ही होता है। सो दीज आर द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। और कूलम्स लॉ ये सब हमने पढ़ा, देखा। ओके, नोट कीजिए। नोट करना है तो पॉज करके नोट कीजिए। ओके, मिटा दें? चलो मिटा दें। अभी क्या करते हैं, एक न्यूमेरिकल देखते हैं अपन। फाइंड ओके, सो क्या बोला हमें? फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe टू ग्रेविटेशनल फोर्स Fg फॉर टू इलेक्ट्रॉन्स प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस। दो इलेक्ट्रॉन से ये एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। सपोज दो इलेक्ट्रॉन है प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस, दोनों के बीच का डिस्टेंस सपोज r डिस्टेंस पे प्लेस किए, r डिस्टेंस ले लेंगे हम। टू इलेक्ट्रॉन्स प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस, सो उनके बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशो निकालना है हमें। ओके, और कुछ वैल्यू दी है, जी की वैल्यू दी है, के की वैल्यू दी है। चलो निकालते हैं। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है?
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो Q1 Q2 क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, वो भी अब एग्जाम में दिया रहेगा हमें। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन पे रहेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻27 kg, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के Q1 Q2, चार्ज क्या है इलेक्ट्रॉन पे, चार्ज है 1 पॉइंट, चलो बाद में देखते हैं। और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है Gm1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। हमें पूछा क्या है, रेशियो, चलो रेशियो ले देने का, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर अपॉन Gm1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। देखो आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, के Q1 Q2 अपॉन ये Gm1 m2 ऊपर जाएगा, m1 m2। ओके, तो चार्ज हमें पता है के Q1 Q2, के की वैल्यू भी पता है हमें, दी हुई है। ओके, तो के की वैल्यू रखते हैं सारी वैल्यूज अपन। तो Q1 Q2 क्या है, ये तो सेम हो जाएगा, इस पे भी सेम चार्ज रहेगा, सपोज Q इस पे चार्ज है, Q इस पे चार्ज है, तो Q स्क्वायर हो जाएगा ना ये, और मास भी दोनों के सेम रहेंगे, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों के सेम है। तो ये इसको ऐसे लिखते हैं के Q अपॉन Gm, तो इसको के Q स्क्वायर अपॉन Gm स्क्वायर। तो वैल्यूज पुट करते हैं, के की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू है 9 इंटू 10⁻⁹, और Q की वैल्यू क्या है, Q मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, यही Q है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या है 1.6 चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ओके, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर, और G की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11, और M का स्क्वायर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻27 का स्क्वायर। तो ये सॉल्व कीजिए आप, ये सॉल्व करके आएगा अराउंड 10⁻, ये आएगा अप्रोक्सीमेटली 10⁻42 Fe टू Fg, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, अप्रोक्सीमेट 10⁻42 आएगा वो। ओके, नोट डाउन कीजिए, मिटाए। ओके, पॉज करके नोट डाउन कीजिए, मिटा दे तब तक। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। चार्ज Q
क्या बोला गया हमें, अ चार्ज q इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स सच दैट व्हेन दीज टू पार्ट्स आर kept at some separation the electrostatic force between them is maximum. Find charge on each part. ओके, so क्या बोला गया हमें, एक चार्ज दिया है, सपोज एक चार्ज q दिया है और चार्ज q इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स. उसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया हमने. सपोज उसका एक पार्ट है माना हमने x और दूसरा पार्ट क्या होगा उसका q माइनस एक्स, क्योंकि पूरा ये देखो पूरा क्या है q है और एक पार्ट को x माना तो दूसरा बचा हुआ देखो ये पूरा q है. ओके, और इसमें से हमने q में से x निकाला तो बचेगा क्या, ये पूरा q है उसमें से x हमने निकाला तो ये बचा हुआ पार्ट क्या रहेगा, इतना x निकाल लिया तो क्या बचेगा q माइनस एक्स बचेगा. तो एक पार्ट को हमने x माना तो दूसरा क्या होगा q माइनस एक्स हो जाएगा. ओके, चलो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पता है हमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर. चलो तो यहाँ पे ले लेते हैं अपन उसका थोड़ा रिप्रेजेंटेशन करते हैं. एक चार्ज ने x लिया और दूसरा चार्ज थोड़ा स्पेस ऑप्टिमाइजेशन करते हैं. एक चार्ज x लिया और दूसरा चार्ज q माइनस एक्स ये यहाँ पे लिया. दोनों में का सेपरेशन माना हमने r, दोनों में का सेपरेशन माना r, x q माइनस एक्स. और ठीक है, तो उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कूलम्ब्स लॉ क्या लिख सकते हैं, कूलम्ब्स लॉ से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या लिख सकते हैं अपन कि q1 क्या है x, q2 क्या है q माइनस एक्स, सेपरेशन क्या है दोनों के बीच का r. तो इसको ही हम लिख सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कीजिए अंदर ब्रैकेट के अंदर k x q माइनस k एक्स स्क्वायर अपॉन सॉरी ये r स्क्वायर है ना r स्क्वायर. ओके, ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. तो r को दोनों के डिवाइड कर देते हैं, इसको सेपरेट कर देते हैं r स्क्वायर को k q x अपॉन r स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं ना अपन, अपॉन k x स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर. दोनों के डिनोमिनेटर में लिख देते हैं उसको. तो ये क्या आ गया अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. और क्या कंडीशन दी है हमें, कुछ कंडीशन दिए गए, डिवाइडेड इन टू पार्ट्स एट केप्ट एट सम डिफरेंस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम इज मैक्सिमम. ये देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम इज मैक्सिमम. सो मैक्सिमम मतलब क्या होता है, मैक्सिमम की वैल्यू क्या होती है. सपोज अगर कोई भी चीज हमें मैक्सिमम बोली गई है, कोई भी चीज मैक्सिमम बोली है तो उसका डेरिवेटिव जो होता है वो जीरो लिखते हैं अपन. कोई भी चीज मैक्सिमम होती है तो उसका डेरिवेटिव जीरो लिखते हैं. तो इस केस में क्या लिखेंगे अपन, डी डेरिवेटिव ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स इज इक्वल टू जीरो. ये कंडीशन है. अगर एफ ई मैक्सिमम है सो डी एफ ई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो. डी एक्स के विथ रिस्पेक्ट में क्यों लिया हमने, विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स क्यों लिया, देखिए आर कांस्टेंट है, डिस्टेंस चेंज नहीं होने वाला दोनों के बीच का कांस्टेंट है. क्यू चार्ज कांस्टेंट है, चार्ज हमें दिया गया है क्यू चार्ज यानी कि वो कांस्टेंट ही है. और के की वैल्यू तो आपको पता है, के तो कांस्टेंट ही है. तो इसमें वेरिएबल क्या बचा एक्स. तो फोर्स की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, एक्स पे. फोर्स की वैल्यू डिपेंड करेगी, फोर्स डिपेंड्स अपॉन एक्स पे डिपेंड करेगी फोर्स की वैल्यू. इसको ही क्या बोलेंगे, फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्स. तो यहाँ पे फोर्स जो है एक्स का फंक्शन है, इसलिए हमने एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स उसको डिफरेंशिएट किया. और वो डिफरेंशिएशन वो जो डेरिवेटिव आएगा ना वो जीरो होगा.
अगर फोर्स मैक्सिमम है तो वो डेरिवेटिव जीरो होगा, dFE by dx शुड बी जीरो इफ फोर्स इज मैक्सिमम। ओके, सो अब इसका डेरिवेटिव निकालते हैं अपन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe जो है इसका डेरिवेटिव निकालेंगे और उसको इक्वल टू जीरो करेंगे। सो के क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, के क्यू बाय आर स्क्वायर आएगा, एक्स उसका मल्टीपल है तो वो 1 हो जाएगा एक्स का, और के क्यू बाय आर स्क्वायर डेरिवेटिव नहीं आता तो थोड़ा रिवाइज कीजिए, के क्यू बाय आर स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा के एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का माइनस के एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर 2kx बाय आर स्क्वायर और इज इक्वल टू जीरो। ये उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हमने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और ये डिफरेंशिएशन यहाँ पे रखा, इसको डिफरेंशिएट किया, मतलब इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अभी इसको सॉल्व करते हैं इक्वेशन को, के क्यू बाय आर स्क्वायर और ये टर्म राइट हैंड साइड में लेके जाते हैं, 2kx बाय आर स्क्वायर, देखो आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, के कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, q इज इक्वल टू के एक्स, सॉरी के कैंसिल हो गया 2, q इज इक्वल टू बचा 2x। सो x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, x इज इक्वल टू q बाई 2, x इज इक्वल टू q बाई 2। तो हमें क्या पूछा है, फाइंड द चार्ज ऑन ईच पार्ट, तो एक पार्ट पे तो ये चार्ज हो गया, और दूसरा क्या है, एक चार्ज क्या है अपना x है, और दूसरा क्या है q माइनस एक्स, q माइनस एक्स इज इक्वल टू q माइनस एक्स की वैल्यू क्या है q बाई 2, तो ये क्या आ गया q बाई 2। तो दोनों चार्जेस आ गए अपने, फर्स्ट चार्ज यानी दिस क्या आ गया q बाई 2, एंड सेकंड चार्ज, फर्स्ट पार्ट लिखे तो अच्छा रहेगा ना, 2 पार्ट किया ना हमने, फर्स्ट पार्ट पे क्या चार्ज है और सेकंड पार्ट पे क्या चार्ज है, तो ये हो गया अपना आंसर। ओके, पॉज करके नोट डाउन कीजिए। हो गया, चलिए कुलम्स लॉ के लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन थोड़ा देखते हैं, लिमिटेशंस क्या है कुलम्स लॉ के। तो पहला तो है कि नॉट वैलिड फॉर एक्सटेंडेड चार्जेस, एक्सटेंडेड चार्जेस पे वैलिड नहीं है, यानी कि ओनली पॉइंट चार्जेस पे ही वैलिड है, वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। ये जो एक्सटेंडेड चार्जेस मतलब क्या, कोई स्पेयर दिया है बड़ा सा, ये एक्सटेंडेड चार्ज हो गया, इस पे बहुत सारे चार्ज है, या फिर एक रॉड दिया है, ये रॉड है, तो ये ऐसे एक्सटेंडेड चार्जेस हो गए, रॉड, प्लेट, स्पेयर, ऐसा कुछ भी एक्सटेंडेड चार्जेस पे कुलम्स लॉ वैलिड नहीं है। पॉइंट चार्जेस मींस एक ही चार्ज पॉइंट पे, एक ही पॉइंट है उस पे ही वैलिड है, नॉट वैलिड फॉर एक्सटेंडेड चार्जेस, वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। कुलम्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। ओके, and second limitation is cannot apply when both charges are in motion। देखिए अगर दोनों चार्जेस मोशन पे है, कुलम्स लॉ क्या दो चार्जेस पे लगता है,
दो चार्जेस पे जो फोर्स है वही कूलम्स लॉ है। तो कूलम्स लॉ जो है वो अगर दोनों चार्जेस मोशन में हो, दोनों चार्जेस मोशन में हो तो कूलम्स लॉ अप्लाई नहीं होता। कूलम्स लॉ इज वैलिड ओनली व्हेन वन चार्ज और वन ऑफ देम चार्ज इज इन मोशन। अगर एक चार्ज मोशन में है या दोनों रेस्ट पे है, देखिए अगर दोनों रेस्ट पे है तो कूलम्स लॉ वैलिड है। दोनों में से एक चार्ज अगर मोशन में है, एक रेस्ट में है, तो भी कूलम्स लॉ वैलिड है। बट अगर दोनों चार्जेस अगर मोशन में है, दोनों चार्जेस मोशन में है, तो कूलम्स लॉ वैलिड नहीं है। ओके, कूलम्स लॉ कैन नॉट अप्लाई व्हेन बोथ द चार्जेस आर इन मोशन। तो ये हो गया अपना कूलम्स लॉ। अभी देखते हैं कुछ एग्जांपल्स, न्यूमेरिकल्स देखते हैं। सुपरपोजिशन, अभी देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ओके, देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन मीन्स क्या है? देखो, सुपरपोजिशन मीन्स बहुत सारे चार्जेस अगर दिए गए हैं तो उसको कैसे अपन अप्लाई करेंगे, कैसे अरेंज करेंगे फॉर्मूला में। तो एक चार्ज Q1 है और ये चार्ज अगर Q2 है तो इसको कैसे लिख सकते हैं? फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वेयर। ओके, उसको ही क्या बोलते हैं अपन? ये तो हो गया इसका कूलम्स लॉ। तो फोर्स ऑन वन या फिर फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, अगर दो चार्जेस है तो क्या करेगा? ये चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा, ये चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा। तो अगर एक चार्ज को हम पकड़े, अगर टू पे फोर्स निकालना है हमें, अगर हमें टू पे फोर्स निकालना है, चार्ज टू पे यानी कि Q2 पे फोर्स निकालना है, तो फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, फोर्स ऑन टू, या फिर इसको ऐसे लिखेंगे फोर्स ऑन टू। अगर टू पे फोर्स निकालना है तो वो कैसे लिखेंगे अपन? फोर्स ऑन टू इज इक्वल टू फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, या फिर फोर्स ऑन टू। दो पे क्या फोर्स है? फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। एक ही चार्ज का फोर्स है ना, इस पे दो ही चार्ज है यहाँ पे, मतलब इस पे फोर्स कौन लगाएगा? एक ही चार्ज लगाएगा। और अगर बहुत सारे चार्जेस दिए, Q1 है, Q2 है, Q3 है, सपोज बहुत सारे Q4 है, तो इस पे अगर सपोज हमें निकालना है फोर्स ऑन टू, ये चार्ज पे अगर फोर्स निकालना है, फोर्स ऑन चार्ज टू, फोर्स ऑन टू पे कैसे? तो इस पे ये भी फोर्स लगाएगा, ये भी फोर्स लगाएगा, ये भी फोर्स लगाएगा। तो ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इस पे एक ही फोर्स लगा रहा था ना, दो ही चार्ज थे। एक चार्ज है, बहुत सारे चार्जेस दिए, चार्जेस का एक सिस्टम दिया है, चार्ज का सिस्टम दिया है, तो इस पे सारे चार्जेस फोर्स लगाएंगे। ये भी फोर्स लगाएगा, ये भी फोर्स लगाएगा, ये भी फोर्स लगाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे? फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन प्लस फोर्स ऑन टू ड्यू टू थ्री प्लस फोर्स ऑन टू ड्यू टू फोर। सारे चार्ज, इसने भी इस पे फोर्स लगाया, इसने भी इस पे फोर्स लगाया, इसने भी इस पे फोर्स लगाया। सो दिस इज द सुपर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सारे फोर्सेस उस पे फोर्स लगाए। और सपोज ये n चार्जेस तक अगर गया रहता, n चार्जेस इसको फोर्स लगा रही, सिस्टम दिया n चार्जेस का, Q4 Q5 n चार्जेस का सिस्टम दिया है, तो ये लॉ कैसे लिखा जाता? फोर्स ऑन, अगर n पे फोर्स लगा रहे, ठीक है, चार्जेस Q1 Q2 Q3 अप टू Q1 अगर दिए हैं हमें, तो इसको कैसे लिखेंगे? फोर्स ऑन n इज इक्वल टू, फोर्स ऑन n कैसे लिखते हैं?
force on n due to 1 plus force on n due to 2 plus force on n due to 3 up to force on n due to n minus 1। तो ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। और इसको अगर डेफिनेशन में लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे? डेफिनेशन में लिखा जाए तो फोर्सेस ऑन in a system of n charges, okay, in a system of n charges, force, the total force in a system of n charges, total electrostatic force, sorry, in a system of n charges, total electrostatic force on any one charge is equal to force is equal to vector sum okay, in a system of n charges, the total force, the total electrostatic force in a system of n charges, the total electrostatic force on any one charge is equal to vector sum of forces due to all the remaining charges due to that charge। यानी कि अगर एक n फोर्सेस का सिस्टम दिया है हमें, तो उस n फोर्स पे, nth फोर्स पे, nth चार्ज पे जो फोर्स रहेगा, n चार्ज का सिस्टम दिया है हमें, सिस्टम ऑफ n चार्जेस, तो उस पे nth चार्ज पे अगर कौन सा फोर्स रहेगा, फोर्स ऑन n चार्ज इज इक्वल टू फोर्सेस वेक्टर सम ऑफ टोटल फोर्सेस, वेक्टर सम ऑफ दिस टोटल फोर्सेस, वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस ड्यू टू ऑल चार्जेस। n चार्ज पे क्या फोर्स रहेगा? वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस ड्यू टू ऑल दिस चार्जेस। इस चार्ज पे क्या फोर्स रहेगा? q1 पे फोर्स ऑन n, force on n is equal to force due to 1, force due to 2, force due to 3। सो ये जो बचे हुए सारे चार्जेस है, उन सारे मिला के सारों का, सारे जो फोर्सेस है, सारे फोर्सेस चार्जेस का, सॉरी, सारे चार्जेस है, सारे चार्जेस का वेक्टर सम मिला के जो फोर्स होगा वो फोर्स होगा nth चार्ज पे। मतलब कोई भी एक चार्ज, जो चार्ज हमें जिस चार्ज पे फोर्स निकालने को बोला है वो। तो दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो ये सीधे सीधे यहाँ पे समझ लिया। डेफिनेशन थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा समझने में। तो एक चार्ज लेने का, वो चार्ज पे ये भी फोर्स लगा रहा है, ये भी फोर्स लगा रहा है, ये भी फोर्स लगा रहा है, तो उसको हम इक्वेशन में ऐसे लिखते हैं, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3। एक चार्ज है, उस पर बाकी सारे फोर्स लगा रहे हैं। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ओके, मिटाए। ओके, कुछ एग्जांपल लेते हैं अपन। पॉलीगॉन टाइप न्यूमेरिकल्स। ट्रायंगल है,
एक ट्रायंगल दिया है, चलो ये ट्रायंगल है ए बी सी, बी सी, इस पे चार्ज है प्लस क्यू, इस पे चार्ज है प्लस क्यू और इस पे चार्ज है प्लस क्यू। तो हमें बोला है फाइंड द एफ नेट ऑन चार्ज एट सी, फाइंड एफ नेट ऑन चार्ज एट सी, मतलब सी पे कौन सा चार्ज है, ये सी अपना, सी पे कौन सा चार्ज है उस पे नेट फोर्स निकालने को हमें बोला गया है। ओके, सो बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इस पे 3 चार्जेस दिया हमें Q1 Q2 Q3, मतलब Q ही है सारे, चलो Q Q Q 3 चार्जेस है, 3 चार्जेस का सिस्टम है। तो C पे जो चार्ज है उस पे फोर्स निकालना है, तो C पे कौन कौन फोर्स लगाएगा, ये फोर्स, ये चार्ज इसको रिपेल करेगा, दोनों पॉजिटिव चार्जेस है, ये इसको रिपेल करेगा, यहाँ पे लेते हैं अपन एक ट्रायंगल वही निकालते हैं, ये चार्ज क्या करेगा, इस चार्ज को रिपेल करेगा डायरेक्शन में, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्जेस है। ओके ओके, और B की वजह से C पे क्या फोर्स लगेगा, B की वजह से C पे, ये चलो फोर्स ड्यू टू A, फोर्स ड्यू टू A है ये, और फोर्स ड्यू टू B, ये दोनों भी पॉजिटिव है, तो ये भी क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा ये डायरेक्शन में, ये इसने इधर रिपेल किया इसको, तो ये क्या है, फोर्स ड्यू टू B, फोर्स ड्यू टू B, फोर्स ड्यू टू A। और ये क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसका साइड हमें चलो ए दिया है। ओके, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब इसका एंगल क्या होता है 60 डिग्री, सारे एंगल 60 डिग्री, तो इसका अपोजिट एंगल भी क्या हो जाएगा, ये 60 डिग्री। ओके, सो इसका नेट जो है 60 डिग्री है एंगल, और ये फोर्स दोनों सेम है, देखो चार्ज सेम है, क्यू चार्ज है क्यू चार्ज है, ये भी क्यू चार्ज है क्यू चार्ज है, मतलब ये फोर्स और ये फोर्स सेम है मैग्नीट्यूड वाइज, मैग्नीट्यूड वाइज ये दोनों सेम है, क्योंकि चार्जेस जो है, चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा, तो अगर सेम है तो वो इसको डिवाइड करता हुआ जाएगा, इसका नेट, नेट फोर्स जो है इसका, ये क्या करेगा, ये एंगल को डिवाइड करता हुआ जाएगा, मतलब बाइसेक्ट करेगा वो, तो ये आएगा अपना एफ नेट, एफ पी फोर्स ड्यू टू बी, ये फोर्स ड्यू टू ए। ओके, तो फोर्स ड्यू टू बी क्या है, चलो ए, फोर्स ड्यू टू ए क्या है, क्यू, क्यू चार्जेस क्या है, कांस्टेंट के, चार्जेस क्यू है अपॉन ए स्क्वायर, यानी के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। फोर्स ड्यू टू बी, फोर्स ड्यू टू बी क्या है, फोर्स ड्यू टू बी ऑन सी, के, ये भी चार्ज क्यू 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 अपॉन ए स्क्वायर, यानी ये भी क्या होगा, के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, दोनों तो सेम आएंगे मैग्नीट्यूड वाइज, हमने बोला था दोनों सेम आएंगे, दोनों मैग्नीट्यूड वाइज सेम आएंगे, तो इसको क्या लिखेंगे, चलो एफ ए इज इक्वल टू एफ बी इज इक्वल टू, लेट्स कंसीडर दैट इज एफ। ओके, अभी हमें क्या करना है, एफ ए को और एफ बी का वेक्टर सम करना है। वेक्टर सम कैसे करते हैं, चलो, और इसको हमने माना एफ माना है, इज इक्वल टू एफ माना है, ये भी एफ माना है हमने, सो वेक्टर सम, वेक्टर सम ऑफ एफ ए प्लस एफ बी, दैट इज एफ नेट। एफ नेट क्या आएगा, एफ नेट आएगा वेक्टर सम ऑफ एफ ए एंड एफ बी, एफ ए प्लस एफ बी। तो वेक्टर सम कैसे लिखते हैं, ये देखो, ये हमने, ये एफ ए आया, ये एफ बी आया, उनके बीच का एंगल है 60 डिग्री, बीच का एंगल उनके 60 डिग्री है। सो इसको अगर वेक्टर आपने पढ़ा है तो वेक्टर सम कैसे लिखते हैं, एफ स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये पता है ना आपको। अगर सपोज ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, सो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर सम के लिए
ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये वेक्टर सम करने का फॉर्मूला है। ओके, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कॉस थीटा, वही लिखा हमने। अपना ए क्या है, सपोज एफ, और बी क्या है, एफ। सो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कॉस थीटा, और थीटा क्या है अपना 60 डिग्री। तो यहाँ पे लिख सकते हैं डायरेक्ट कॉस 60 हो गया। तो एफ फिर स्क्वेयर 2f स्क्वेयर प्लस ये 2f स्क्वेयर, और cos 60 इज 1/2, और ये सब चल रहा है स्क्वायर रूट के अंदर। क्या आएगा, ये 2 से 2 मर गया, अंडर रूट में बचा 2f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर, यानी क्या हो गया, ये अंडर रूट 3f स्क्वायर। f स्क्वायर को बाहर निकालते हैं, f रूट 3, दैट इज द f नेट। सिंपल। थोड़ा वेक्टर इसमें पढ़ना पड़ेगा, वेक्टर याद करना पड़ेगा। फोर्स, ओके, फोर्स का यूनिट क्या होता है अपन, न्यूटन। फोर्स का यूनिट इज अ न्यूटन। ओके, नोट कीजिए, पॉज करके नोट कीजिए। चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं अपन, तब तक पॉज करके आप नोट कीजिए। ओके, मिटा देते हैं। चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। हमें एक स्क्वायर दिया है, इसका साइड ए है और इस पे चार्जेस दिए। चलो ये ए बी सी एंड डी, इस पे चार्ज है प्लस क्यू, इस पे चार्ज है प्लस क्यू, इस पे प्लस क्यू और इस पे माइनस क्यू। इधर और बोला है एफ नेट एट ऑन चार्ज एट सी, एफ नेट ऑन charge at C is equal to F net on charge at C। ओके, C यहाँ पे है और D यहाँ पे। ओके, A B C D, प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू। C पे जो है माइनस क्यू चार्ज है और चार्ज पे हमें नेट फोर्स निकालना है। ओके, तो बाय सुपरपोजिशन ही निकालना पड़ेगा। चलो स्क्वायर को ड्रॉ करते हैं। साइड ए है स्क्वायर का, ये यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज, पे प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज। देखिए अभी ये चार्ज हमें इस पे फोर्स निकालना पड़ेगा, तो इस पे ये चार्ज पे कौन कौन फोर्स लगाएगा, ये भी इस पे फोर्स लगाएगा, ये भी इस पे फोर्स लगाएगा और ये भी इस पे फोर्स लगाएगा। तो ये दोनों का अपोजिट साइन है, अपोजिट चार्जेस है। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट करेगा मतलब ये प्लस क्यू चार्ज इसको अपनी तरफ खींचेगा, प्लस क्यू चार्ज इसको अपनी तरफ खींचेगा। तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, इस तरफ होगा। ओके, ये तो ये हो गया फोर्स ड्यू टू बी, बी है ना अपना, बी है फोर्स ड्यू टू बी, ये डायरेक्शन में। चलो डी क्या करेगा, अभी डी पे जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है और सी पे तो अपना नेगेटिव है। तो ये भी क्या करेगा, इसको अपनी तरफ खींचेगा। प्लस क्यू चार्ज है, ये भी इसको अपनी तरफ खींचेगा। तो इस पे भी चार्ज जो है, इस पे भी फोर्स ये डायरेक्शन में लगेगा, अपनी तरफ खींचेगा मतलब चार्ज का डिस्प्लेसमेंट इधर होगा ना, तो फोर्स ये डायरेक्शन में लगा। तो ये फोर्स ड्यू टू डी, यहाँ पे डी है ना, डी है, ये फोर्स ड्यू टू डी, ये फोर्स ड्यू टू बी। और फोर्स ड्यू टू ये क्या होगा, डायगोनली लगेगा, ये डायगोनल है ना, तो ये डायगोनली इसको अपनी तरफ खींचेगा। ए पे जो चार्ज है उसको डायगोनली अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। तो इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इसको इस डायरेक्शन में, इसको इस डायरेक्शन में, मतलब
ये डायरेक्शन में इसको फोर्स लगेगा, तो ये क्या होगा, फोर्स ड्यू टू ए। तो ये हो गया, अपने सारे फोर्सेस हमने निकाले ऐसे। ओके, तो फोर्स ड्यू टू बी क्या आएगा, फोर्स ड्यू टू बी क्यू 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 और क्यू, और इनका डिस्टेंस क्या है, सेपरेशन ए स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए क्या करेंगे अपन, सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर करना है क्यू का, क्योंकि हम फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, डायरेक्शन तो अल्टीमेटली हम खुद डायरेक्शन उसको दे रहे हैं, किस डायरेक्शन में लग रहा है, पॉजिटिव या निगेटिव डायरेक्शन दे रहे। तो जब हम फॉर्मूला में लिखेंगे ना, तो क्यू को सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज ही लिखना है, क्यू को, या अभी माइनस क्यू है तो माइनस क्यू नहीं लिखेंगे अपन, प्लस क्यू ही लिखेंगे, आएगा आंसर बराबर के क्यू क्यू। तो ये हो गया के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। और क्या है, फोर्स ड्यू टू डी, ये डी है, फोर्स ड्यू टू डी, फोर्स ड्यू टू डी ऑन सी क्या है, सेम आएगा, ये भी चार्ज क्यू है, ये भी चार्ज क्यू है, ये भी क्यू था तो के क्यू स्क्वायर आया, तो ये भी आएगा के क्यू क्यू अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। सो ये दोनों तो बराबर हो गए, एफ बी इज इक्वल टू एफ डी, तो इसको बोलते हैं फोर्स एफ। चलो दोनों बराबर आ गए तो। और तीसरा क्या है, एफ ए, फोर्स ड्यू टू ए, इसको खींच रहा है ना, फोर्स ड्यू टू ए, फोर्स ड्यू टू ए क्या आएगा, के, चार्ज क्या है क्यू और क्यू क्यू क्यू, और दोनों के बीच का सेपरेशन क्या होगा, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का साइड ए है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ए रूट टू, डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज ए रूट टू, यानी दोनों का सेपरेशन हो गया ए रूट टू। सेपरेशन क्या है, डायगोनली सेपरेशन है ना, एक डायगोनल के ये पॉइंट एंड पे है और दूसरा डायगोनल पे ये एंड पे है, तो ये हो गया ए रूट टू का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, ये हो गया फोर्स ड्यू टू ए, ठीक है। देखो अभी यहाँ पे 3 फोर्सेस आ गए अपने, एक फोर्स ड्यू टू डी है, फोर्स ड्यू टू बी है और फोर्स ड्यू टू ए है। तो हम वेक्टर में हमने क्या पढ़ा कि 2 फोर्सेस ऐड कर सकते हैं, 3 फोर्सेस एक साथ ऐड करना मुश्किल है, तो 2 फोर्सेस ऐड कर सकते हैं। तो 2 फोर्सेस पहले लेते हैं हम, चलो 2 फोर्सेस लेके उनको ऐड करते हैं। पहले हमने लिया ये फोर्स ड्यू टू बी लिया और फोर्स ड्यू टू डी लिया। तो इसको कैसे ऐड करेंगे वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में इसको ऐड करना है, तो इसको हम करेंगे एफ नेट डैश बोलेंगे इसको। चलो इसका एफ नेट डैश कैसे आएगा, यहाँ से आएगा, ये एंगल चिरता हुआ दोनों के एंगल्स के बीच से आएगा, तो ये हमको इसको लेते हैं एफ नेट डैश। एफ नेट डैश क्या आएगा, दोनों के बीच में से आएगा, ओके। सो एफ नेट डैश इज इक्वल टू, तो इसको हमने एफ भी बोला है ना, एफ डी इज इक्वल टू एफ बी इज इक्वल टू एफ। सो इसको डायरेक्ट लिखते हैं अपन, इसका सम एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, वेक्टर एडिशन है ये, इसको और इसको ऐड कर रहे हैं, वेक्टर एडिशन, एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ कॉस, दोनों के बीच का एंगल क्या है 90 डिग्री, ये देखो 90 डिग्री कॉस 90। सो ये क्या हो गया 2f स्क्वायर, और ये 0 हो गया, कॉस 90 0 अंडर रूट 2f स्क्वायर। सो ये बचा f रूट 2, एफ नेट डैश, एफ डैश नेट सॉरी, एफ डैश नेट आया एफ रूट 2। सो अभी देखिए ये तीसरा फोर्स भी हम बाकी है, एफ ए, ये भी बाकी है, अभी आया एफ डैश नेट आया अपना, एफ डैश नेट आया और एफ ए भी बाकी है। अभी क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, ये है अपना, ये है अपना, ये अभी आ गया ये डायरेक्शन में, और एफ ए भी जो है अपना वो सेम डायरेक्शन में है, उसी लाइन पे है, सेम डायरेक्शन में बोले तो उसी लाइन में। क्यों देखो
इसका मैग्नीट्यूड एफ बी का और एफ डी का मैग्नीट्यूड सेम है, तो उनका जो नेट जो है वो एंगल को बाइसेक्ट करता हो जाएगा। अगर 90 डिग्री का एंगल है तो 45 डिग्री मतलब वो बाइसेक्ट करता जाएगा, इधर 45 इधर 45 बाइसेक्ट करता जाएगा उसका नेट फोर्स। ठीक है, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। अगर मैग्नीट्यूड सेम होता है तो नेट फोर्स जो होता है वो मैग्नीट्यूड को बाइसेक्ट करता जाता है। वेक्टर में हमने पढ़ा है। और एफ ए जो है, तो एफ ए तो ऑलरेडी डायगोनल पे है, डायगोनल पे है मतलब वो उसी लाइन पे है, मतलब 45 डिग्री पे ही है, ये एंगल से 45 डिग्री पे ही है, ये यहाँ से 45 डिग्री पे है। तो क्या होगा, वो सेम लाइन पे आएगा ना, ये भी 45 पे यहाँ से, ये भी 45 पे यहाँ से, ये यहाँ से 45 पे और ये यहाँ से 45 पे, एक ही लाइन पे आएंगे। अगर सेम लाइन पे है तो वेक्टर एडिशन को हम सेम एकदम नॉर्मल एडिशन जो होता है अपना कॉमन एडिशन वैसा कर सकते हैं। अगर दोनों वेक्टर एक ही लाइन पे आए तो, दोनों वेक्टर एक लाइन पे आए तो कॉमन कर सकते हैं अपन। तो इसको क्या लिख सकेंगे अपन, एफ नेट क्या लिखेंगे, एफ नेट इज इक्वल टू एफ डैश नेट प्लस एफ ए। तो एफ डैश नेट एफ ए प्लस एफ डैश नेट, एफ डैश नेट क्या है अपना एफ रूट टू, एफ रूट टू प्लस एफ ए क्या है, एफ ए हमने निकाला है के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। एफ रूट टू मतलब एफ का वैल्यू भी हमने निकाला है ना, एफ इज इक्वल टू एफ बी इज इक्वल टू एफ डी, के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर आया, एक एफ का वैल्यू के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। सो के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इंटू रूट टू प्लस के क्यू स्क्वायर बाय एफ ए का 2a स्क्वायर है, सॉरी 2a स्क्वायर है ना ये, 2a स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा, के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर कॉमन निकलेगा, के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। तो बच्चा क्या अंदर रूट टू प्लस 1/2 एंड दैट इज द नेट फोर्स। गॉट इट, नोट डाउन कीजिए, पॉज करके नोट डाउन कीजिए, मिटा दे तब तक। ओके, मिटाए, चलो सपोज हमें सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया है। सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिक दिया है। सिमेट्रिक मतलब समझते हैं ना आप, सिमेट्री। ओके, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है सिमेट्रिक दिया है। चलो यहाँ पे एक सेंटर पे चार्ज हमें अगर दिया है Q प्लस Q प्लस Q प्लस Q प्लस Q, इनके बीच का डिस्टेंस भी सेम है, सारों के बीच का सेपरेशन सेम है, Q में क्या और Q का, ये Q का प्लस Q का, Q का प्लस Q का, Q का, सारों का सेपरेशन सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है, Q Q Q Q। तो ये क्या हो गया, सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो अगर हमें चार्ज ऑन Q पूछा, फाइंड चार्ज ऑन Q अगर हमें पूछा तो कैसे निकालेंगे, देखो चार्ज ऑन Q इस पे, सपोज इसको हम लेते A B C D बोलते और यहाँ पे सेंटर पे लेते O, चलो जरूरत नहीं लेने की। तो अगर Q पे D की वजह से फोर्स, ये प्लस Q है, ये भी प्लस है, तो ये क्या करेगा, रिपेल करेगा उसको उधर, तो फोर्स वो डायरेक्शन में होगा। ये प्लस है, ये भी प्लस Q है, तो उसको रिपेल करेगा। तो ये फोर्स ड्यू टू D इधर, ये अपना Q है यहाँ पे, ठीक है। और ये Q को B क्या करेगा, B भी प्लस है, ये भी प्लस है, B इधर रिपेल करेगा। ये फोर्स ड्यू टू B, ये देखो ये क्या करेगा,
ए क्या करेगा, ए और क्यू प्लस प्लस है दोनों, तो ये क्यू जो है ए पे जो है वो इसको क्यू को इधर रिपेल करेगा नीचे, तो ये ड्यू टू ए, फोर्स ड्यू टू ए। और सी क्या करेगा, उसको उधर रिपेल करेगा, सी पे जो चार्ज क्यू है वो क्यू को उधर ऊपर रिपेल करेगा, तो ये हो गया फोर्स ड्यू टू सी। और देखिए सारे जो है ना इनका मैग्नीट्यूड सेम आएगा, फोर्स ड्यू टू ए, फोर्स ड्यू टू बी, फोर्स ड्यू टू सी, फोर्स ड्यू टू डी, जितना भी है वो उनका सेम आएगा मैग्नीट्यूड, क्योंकि चार्ज ये क्यू सेम चार्ज, क्यू सेम चार्ज, क्यू सेम चार्ज, तो ये एफ ए इज इक्वल टू एफ बी इज इक्वल टू एफ सी इज इक्वल टू एफ डी, सारे फोर्सेस सेम आएंगे। देखिए यहाँ पे सेम फोर्सेस है, तो सेम फोर्सेस एंड अपोजिट डायरेक्शन, सेम फोर्सेस एंड अपोजिट डायरेक्शन क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे ना, ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, ये फोर्स इसको कैंसिल, एफ बी एफ डी को कैंसिल करेगा और एफ सी एफ ए को कैंसिल करेगा, क्योंकि इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन। सो नेट फोर्स इस पॉइंट पे क्या होगा, ऑन क्यू इज इक्वल टू 0, नेट फोर्स ऑन क्यू इज इक्वल टू 0, सारे फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो नेट फोर्स ऑन क्यू क्या आएगा, 0 आएगा, सारे एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। ओके, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी इज इक्वल टू एफ सी इज इक्वल टू एफ डी, इनका मैग्नीट्यूड क्या है, के क्यू बाय, अगर इसको हम आर मानते, चलो आर है, ये आर, तो बाय आर स्क्वायर, ये सारे कैंसिल, एफ ए एफ बी एफ सी एफ डी एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, नेट फोर्स क्या आएगा, क्यू पे 0 आएगा। सो इन सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन F net is equal to 0, net force should be 0, in symmetric charge distribution net force should be 0। ओके, नोट करिए, किया नोट, मिटाए, चलो और अब लेते हैं आज के लिए एक आखिरी न्यूमेरिकल लेते हैं आज के लिए। एक स्क्वायर दिया है, उसके सेंटर पे चार्ज Q दिया है, ओके, और यहाँ पे प्लस Q चार्ज है, ये A B C D, A पे चार्ज प्लस Q है, B पे भी चार्ज प्लस Q है, C पे चार्ज माइनस Q है और D पे चार्ज प्लस Q है। तो क्या पूछा है मैं, फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज प्लस Q एट सेंटर, फाइंड F नेट ऑन चार्ज Q एट सेंटर। सेंटर पे जो चार्ज Q है, उस पे नेट फोर्स हमें निकालना है, ओके, नेट फोर्स निकालना है हमें। तो अभी क्या देखा हमने लास्ट एग्जांपल में, चलो अगर ये दिया है हमें, यहाँ पे अपना Q चार्ज है, तो ये C जो है, ये चलो प्लस Q है, यहाँ पे प्लस Q है, यहाँ पे माइनस Q है, यहाँ पे प्लस Q है, ये C क्या करेगा, C ये प्लस चार्ज है, चलो प्लस Q है, ये प्लस Q है, तो ये क्या करेगा, इसको ये चार्ज एट C क्या करेगा, इसको अपनी तरफ खींचेगा, इधर अपनी तरफ खींचेगा, C पे जो चार्ज है ये माइनस है और ये प्लस है, तो ये अपनी तरफ खींचेगा C पे जो चार्ज है, चार्ज एट C विल अट्रैक्ट Q टुवर्ड्स इटसेल्फ, सो फोर्स आएगा ये डायरेक्शन में, ओके, तो ये फोर्स ड्यू टू C। अभी A पे जो चार्ज है, ये दोनों पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, मतलब ये Q को क्या करेगा, ये Q को रिपेल करेगा,
क्यू को रिपेल करेगा। रिपेल करेगा मतलब ये डायरेक्शन में, उसका डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, ये डायरेक्शन में डायगोनली। सो ये इधर इसको रिपेल करेगा, तो इसका क्या आएगा, फोर्स ड्यू टू ये भी आएगा इसी डायरेक्शन में। सी क्या करेगा, निगेटिव है इसलिए अट्रैक्ट करेगा, और ये ए जो है पॉजिटिव है इसलिए उसको रिपेल करेगा। तो दोनों एक ही डायरेक्शन में आ गए। ओके चलो, बी क्या करेगा, बी क्या करेगा, क्यू को पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये करेगा इसको रिपेल, फोर्स ड्यू टू बी, फोर्स ड्यू टू बी। चलो डी क्या करेगा, ये डी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो ये करेगा इसको रिपेल, फोर्स ड्यू टू डी। अभी देखिए ये क्या है, क्यू चार्ज है और यहाँ पे क्यू चार्ज है। चलो निकालते, चलो छोड़ो, फोर्स एट बी, सॉरी फोर्स ड्यू टू बी, फोर्स ड्यू टू बी क्या आएगा, फोर्स ड्यू टू बी क्यू, के क्यू एंड ये क्यू अपॉन ये क्या है दोनों का, मतलब डायगोनल का हाफ आएगा। ये डायगोनल सपोज साइड ए दिया है इसका, तो ये डायगोनल का हाफ आएगा। डायगोनल क्या आता है इसका, ए रूट टू, डायगोनल ए रूट टू और डायगोनल का हाफ बाय 2 स्क्वायर सेपरेशन। ओके, और फोर्स ड्यू टू डी के क्यू और ये क्यू अपॉन ये भी वही डिस्टेंस है, ये जितना डिस्टेंस है ये उतना डिस्टेंस, क्योंकि चार्ज जो है सेंटर पे रखा है, डायगोनल का हाफ पार्ट है, ये डायगोनल का हाफ पार्ट है। तो ये डायगोनल का हाफ पार्ट क्या होगा, ए रूट 2/2 का स्क्वायर। देखो दोनों सेम आ गए, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। सो एफ ए सॉरी एफ डी इज इक्वल टू एफ बी, एफ बी इज इक्वल टू एफ डी। तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे बराबर, अगर सेम मैग्नीट्यूड है तो दोनों सेम मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे ऑब्वियसली। तो बचा क्या, सिर्फ एफ ए एंड एफ सी बचा। तो बचा अपना ये एफ ए एंड दूसरा क्या बचा था अपना एफ सी, और दोनों सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, इसलिए उनको हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। सो मैग्नीट्यूड ऑफ एफ सी निकालते पहले, एफ सी क्या है मैग्नीट्यूड इसका, ये देखो एफ सी, ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, मतलब ये भी डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस भी क्या है, हाफ ऑफ डायगोनल। सो के क्यू और ये क्यू, माइनस ए पर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं, हमने डिस्कस किया है लास्ट एग्जांपल में। और इसका ए रूट 2/2 का स्क्वायर, क्या ये हाफ ऑफ डायगोनल है, डायगोनल का ए रूट 2/2। सो के क्यू क्यू अपॉन ए, चलो ये क्या आ गया, रूट 2 का 2 और ए का ए स्क्वायर अपॉन 4, तो ये कैंसिल हो गया, 2 बचा क्या, के क्यू क्यू अपॉन ए स्क्वायर और ये नीचे का 2 ऊपर चला गया, 2 के क्यू बाय 2 के क्यू क्यू बाय ए स्क्वायर। ओके चलो एफ सी हो गया। और क्या निकालना है हमें, एफ ए, फोर्स ड्यू टू ए, फोर्स ड्यू टू ए, ये फोर्स ड्यू टू ए क्या आएगा, के और ये क्यू है, यहाँ पे क्यू है, ए फोर्स ड्यू टू ए निकालना है हमें, सॉरी फोर्स ड्यू टू ए निकालना है। तो ए पे चार्ज क्यू है और यहाँ पे चार्ज क्यू है, क्यू क्यू अपॉन ये डिस्टेंस भी दोनों का वही आएगा, हाफ डायगोनल। सो ए रूट 2/2 का स्क्वायर, ये देखो सेम आएगा, तो फोर्स भी सेम आएगा ना ये। तो 2 के क्यू बाय ए स्क्वायर, और इसको हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं क्योंकि दो वेक्टर है वो एक ही लाइन पे है, दो वेक्टर एक ही लाइन पे है और एक ही डायरेक्शन में है, तो उसको डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। सो एफ ए एफ नेट इज इक्वल टू एफ ए प्लस एफ सी, फोर्स ड्यू टू ए प्लस फोर्स ड्यू टू सी। सो क्या है ये, 2 के क्यू सॉरी 2 के क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस
2k अपॉन ए स्क्वायर। तो क्या आ गया एफ नेट आ गया अपना 4k अपॉन ए स्क्वायर। दैट इज द आंसर। ओके, गॉट इट, सिंपल। और कुछ एग्जांपल मिलते हैं तो सॉल्व कीजिए, पॉज करके आप इसको नोट डाउन कीजिए। सो आज के लिए इतना ही, और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। बाय, टेक केयर।